हाय दिस इज सप्तऋषि फ्रॉम होम आउट ट्रैवलर वेलकम टू द व्लॉग। और ये वाला जो व्लॉग है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन और उसके साथ थोड़ा बहुत थंबनेल देख के पता चल गया होगा। ये व्लॉग पे मैं बांग्लादेश टूर के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने टाइटल पे लिखा है, आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इंडिया से बांग्लादेश जब आप ट्रैवल करोगे तब आपको बॉर्डर क्रॉस करने टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा जरूरत होगा। मैंने जब प्रैक्टिकली ट्रैवल किया तो ये सारा चीज़ मेरे को काफ़ी काम का आया। और शायद आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी शायद बहुत काम का आने वाला है। अगर आपने मेरा बांग्लादेश का ट्रैवल सीरीज नहीं देखा है जिस पे मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड अपलोड किया हूँ, ट्रैवल कर रहा था उस दौरान मैंने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना थोड़ा-थोड़ा किया था, बट स्पेसिफिकली ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाया था, जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे करके आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड दीज़ ऑल थिंग्स। सो उसके बारे में ये पूरा व्लॉग है। अगर आपको ये व्लॉग इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है तो शुरू से लेके अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे मेरे को वॉच टाइम बढ़ने में और ऑडियंस रिटेंशन के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कमेंट करके बता सकते हो आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है तो उसके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं जैसे साइकिल लेके ट्रैवल कर रहा था इंडिया से लेकर के बांग्लादेश, और जब मैंने ये पूरा व्लॉग सीरीज़ शूट किया, मैं जब ट्रैवल कर रहा था वो लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया और उसके बाद मेरा तबीयत खराब हुआ और मैं घर पे बैठा हूँ। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं, इवन कुछ लोगों के साथ जिनको मैं फिज़िकली जानता हूँ, जिनके साथ मेरा कहीं न कहीं ट्रैवल के दौरान या फिर घर के बाहर या फिर ऐसे रोड्स पे, बस स्टैंड पे, कहीं पे भी अगर मुलाकात हुआ है फिज़िकली, फिज़िकल लाइफ़ में, रियल रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़ के, तो उन्होंने काफ़ी बार मेरे से पूछा है कि साइकिल लेके ट्रैवल करने के लिए क्या-क्या परमिशन चाहिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल का परमिशन के साथ-साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर ऐसा कोई लेटर चाहिए होगा, तो हम लोगों के अंदर काफ़ी सारा मिथ्स चलता है। मिथ्स का मतलब ये है, ओके, वीडियोज़ को ऐसे थोड़ा मतलब मेरे से उतना स्पीड में बात करना नहीं होता है, मैं थोड़ा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन करके बात करेंगे। तो काफ़ी सारा मिथ चलता है, उसपे ये है कि आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपको इंडियन से एज़ ए इंडियन जब आप बांग्लादेश जाओगे, बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जाके आपको डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। ऐसा एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मैं एक साइकिल टूर कर रहा हूँ, इंडिया से लेकर के बांग्लादेश जाना चाहता हूँ। या फिर आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई एमपी अ, या एमएलए, आपका लोकल एमपी, एमएलए या वेस्ट बंगाल से कोई अथॉरिटीज़ का सर्टिफ़िकेट चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी का। तो ये बहुत सारा मिस चलते रहता है। और दूसरी बात ये भी काफ़ी बार सुना गया है कि जैसे आप साइकिल लेके जाते हो तो साइकिल का जो पैसा है, जो प्राइस है, उसको गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करना पड़ता है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट को या बांग्लादेश गवर्नमेंट को या फिर इंडियन और बांग्लादेश दोनों गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करना पड़ता है। या फिर ऐसा भी होता है कि साइकिल लेके जाना अलाउड नहीं है। साइकिल को पूरा चेक करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मिथ्स घूमते रहता है, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ मैंने जाके देखा, क्योंकि मेरे अंदर भी ये सेम मिथ्स चल रहा था कि ये सच में ऐसे काम होता है या फिर कैसे काम करता है, साइकिल लेके लीगल परमिशन है या नहीं है। जब मैंने ट्रैवल किया तब ट्रैवल के दौरान मुझे पता चला ऐसा कोई भी परमिशन या फिर ऐसा कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है जब आप इंडिया से बांग्लादेश साइकिल से ट्रैवल करते हो। और ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आपको साइकिल लेके जाने के लिए कोई परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। साइकिल के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं, ऐसा है। आप सिंपली अपना साइकिल लेके जाओगे और इंडिया से जब भी आप बांग्लादेश जाते हो, तो बांग्लादेश जाने के लिए अलग-अलग लैंड बॉर्डर पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब लाइव पे मेंशन कर चुका हूँ। जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का मैप अगर देखोगे, तो इंडिया से जैसे कनेक्टेड है बांग्लादेश, तो उसपे आपका जो बॉर्डर स्टेट्स है, जैसे वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट्स है, मेघालय का कुछ पार्ट्स है या फिर त्रिपुरा का कुछ पार्ट्स है, तो उनको बोला जाता है लैंड बॉर्डर्स या फिर लैंड पोर्ट्स। तो ये लैंड बॉर्डर एंड लैंड पोर्ट्स के थ्रू आप कोई भी पोर्ट के थ्रू जाओगे, तो आपको सिंपली एक काम करना है। मैं हर एक पोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं बता सकता हूँ, मैं जिस पोर्ट के साथ गया था, मतलब मैं जो बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू गया था, मैं खाली वहाँ का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं गया था बोनगा बॉर्डर के थ्रू। तो सिंपली मैंने गया और उधर जाने के बाद इंडियन इमिग्रेशन कंप्लीट किया, साइकिल लेके एक लाइन होता है, लाइन पे घुस गया, लोग नॉर्मली अपना बैग-वैग लेके खड़ा था। मैं अपना साइकिल लेके घुस गया और घुसने के बाद इंडियन इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर बांग्लादेश इमिग्रेशन क्लियर किया और फिर उसके बाद बांग्लादेश पहुँच गया। और टोटल जो इमिग्रेशन था वो 2 ढाई घंटे का था। तो ऐसे साइकिल लेने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप नॉर्मली अपना साइकिल ले लो, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आपका पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। तो पासपोर्ट और वीज़ा लेके बस सिंपल आप लाइन में लगो और आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हो। ये हो गया पहली बात आपका साइकिल को लेकर के। अब दूसरा बात ये बोलना चाहूँगा, दूसरा बात आपको ज़रूरत होगा बांग्लादेश का करेंसी का। जब आप इंडिया में घूमते चलो यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे एंड पेटीएम, फिर उसके साथ और भी नया-नया मोबीक्विक, जो कुछ भी ऐप होता है, व्हाट्सऐप पे, अमेज़न पे,
इवन जो कुछ भी नया-नया ऐप होता है, तो उसके थ्रू आप ईज़िली पेमेंट कर सकते हो। बट जब आप इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो, क्योंकि हमारे इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम आया था डिजिटलाइज़ेशन के टाइम, वो एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम था, जो हमारा इंडिया को पूरा एकदम कैशलेस बनने में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी भी कर रहा है, करता भी है और करता भी रहेगा यूपीआई सिस्टम। तो बांग्लादेश में ऐसा कोई यूपीआई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे 2-3 सॉफ्टवेयर चलते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन पैसे आप एक इंसान से दूसरे इंसान को भेज सकते हो। सो उसपे क्या है कि जैसे रॉकेट है, विकास है, नगद है, तो उसपे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। जैसे आई थिंक पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट या फिर फ़ोनपे वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, ऐसा कुछ वॉलेट होगा, तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने के लिए कुछ चार्जेस लगता है। और उसके साथ-साथ बांग्लादेश पे जैसे हमारे इंडिया पे आधार कार्ड होता है, बांग्लादेश पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड सेम होता है और उनका नाम होता है एनआईडी, नेशनल आईडी कार्ड। तो आप अगर आप बांग्लादेश पे जा रहे हो, तो आप मतलब ऐसा सोचोगे कि यार मैं रॉकेट, फिर उसके साथ-साथ जो भी वहाँ का सिस्टम है, उसका एक अकाउंट खोल लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। रॉकेट, विकास इसका अकाउंट खोल के मैं उधर डिजिटली ट्रांज़ैक्शन करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि उसके लिए आपको बांग्लादेश का एनआईडी चाहिए, जो आपके पास होगा नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, जब आप इंडिया से बांग्लादेश ट्रैवल करोगे, आपके पास सिंपल 2 ऑप्शन होता है, या तो आपका एटीएम बच जाता है, या तो आपको कैश कैरी करना होगा। सो आपका जो पैसा होता है, जो पैसा के साथ आप मनी एक्सचेंज करोगे, तो उसके लिए भी कुछ-कुछ टिप्स जो मैंने यूज़ किया था। तो जैसे ही मैंने बेनापोल गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल एजेंट्स होते हैं। तो लोकल एजेंट्स के थ्रू जैसे ही आप जाओगे, तो लोकल एजेंट्स आपको बोलेंगे, अरे पैसा चेंज करना है, पैसा चेंज करना है, तो आप 5-6 जगह, 10 जगह आधा घंटा टाइम देके देख लो, जहाँ पे आपको अच्छा एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा है, फिर एक्सचेंज रेट मिल रहा है, आप वहाँ से अपना मनी एक्सचेंज करा लो। और दूसरा ऑप्शन काफ़ी बार ये भी होता है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट का ऑथराइज़्ड एक्सचेंज होते हैं, जो इंडियन इमिग्रेशन के अंदर होते हैं, जो गवर्नमेंट के तरीके से होता है। तो वहाँ पे 18% जीएसटी ऐसा कुछ लगता है। मैं ऐसे ही मतलब पता नहीं 18 या 20% मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट ऐसा मान सकते हो कि कुछ परसेंटेज ऑफ जीएसटी ऐसा लगता है। सो अगर आपको पैसा का रेट ज़्यादा चाहिए और आप ऐसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे आप करेंसी एक्सचेंज नहीं करवा रहे हो, छोटा-छोटा अमाउंट अगर आप चेंज करा रहे हो, ऐसे इंडियन इमिग्रेशन पे आपको चेक उतना नहीं करते हैं कि आपके पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आया, उसका बिल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। छोटा करेंसी होगा तो मैनेजेबल है। 10, 15, 20,000, तो आप एक काम कर सकते हो लोकली, जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, लोकल जो ऑथराइज़्ड एजेंसी है, आपको बॉर्डर के आस-पास बहुत सारे ऐसे स्टॉल मिल जाएँगे जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको अच्छा रेट मिल रहा है, जो भी वहाँ पे स्टॉल्स है, जहाँ पे भी अच्छा रेट मिल रहा है, 1-2 जगह आप रिसर्च करो और फिर वहाँ से आप अपना मनी एक्सचेंज कराओ। और मनी एक्सचेंज के साथ-साथ मनी यूज़ करते-करते एक दूसरा पॉइंट भी निकल कर के आता है, अगर आपके पास पैसा हो, मतलब इंडियन पैसा हो या फिर इंडियन करेंसी कुछ हो, तो आप बांग्लादेश लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते हो। 1000 1500 इंडियन करेंसी ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। आप आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट ऐसा रिकमेंडेशन है कि अपने पास हार्ड कैश मत रखना, क्योंकि फिर मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर पूछेंगे तो बोल देना कि इंडियन है, तो इंडियन करेंसी तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा ऐसा मतलब आप एक करके चलना। और बांग्लादेश जाने के बाद काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपका टूर थोड़ा एक्सटेंड हो गया या फिर कहीं पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, आपका जितना बजट था, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो उस पे आप क्या करोगे? तो उस पे आपको एक ही चीज़ करना है, इंडिया से एक ऐसा एटीएम कार्ड लेके जाओ, जो इंटरनेशनल एटीएम कार्ड होता है। आप कोई भी बैंक में जाओ, आपके पास एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, कुछ भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जब भी आप अपना एटीएम लोगे, बैंक पे जाके अप्लाई करोगे या फिर आपके पास जब इंटरनेट बैंकिंग होगा, वहाँ से जब अपना एटीएम अप्लाई करोगे, तो हमेशा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा। और फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से देख कर के ऐसे कर सकते हो कि आपका इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन होना चाहिए। तो वहाँ से आप अपना कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन एक बार ऑन कर दोगे, तो बांग्लादेश पे जाके आप इंडियन एटीएम कार्ड आराम से यूज़ कर सकते हो। बट उसका रेट शायद बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ऐसे क मेरे साथ हुआ था, मैंने जितना कैश लेके गया था उतना कैश मेरा यूज़ नहीं हुआ। बट मैंने जितना एक्सचेंज किया और फिर बांग्लादेश का करेंसी मैंने लिया, टाका लिया, बांग्लादेश टाका, और फिर उधर जाके उतना यूज़ नहीं हुआ। फिर वापस जब उसको इंडियन पे कन्वर्ट किया, तो बीच में वो 2 बार कन्वर्शन के चक्कर में ना मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया। तो ऐसे काफ़ी बार होगा गाइज़ कि आप जितना मतलब वो लेके जाओ, क्या बोलते हैं, कैश लेके जाओ तो थोड़ा
सँभाल के मतलब फिर भी आप अपना बजट देख लेना और ज़्यादा मत कैरी करना, क्योंकि फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लेके चले गए और फिर उसके बाद डबल एक्सचेंज करवाओगे तो फिर आपको 1 डेढ़ हज़ार का ऐसे ही चूना लग सकता है, ज़्यादा पैसा को ट्रांज़ैक्शन करने के चक्कर पे। तो ये हो गया आपका पैसा का बात। और दूसरी बात आता है कि आप अपना ट्रैवल कैसे मैनेज कर सकते हो, कितना सस्ते में घूम सकते हो। तो एज़ ए बजट ट्रैवलर, एज़ ए बजट बैकपैकर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको रहने के लिए पैसा चाहिए, घूमना तो आप साइकिल से अगर घूम रहे हो तो घूमने के लिए कोई पैसा तो चाहिए है नहीं। और उसके साथ आपको खाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप साइकिल लेके ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास अगर खुद का टेंट है, तो आप कहीं पे भी कोई पेट्रोल पंप पे बात करके या कोई हाईवे के बगल पे या फिर कोई पुलिस स्टेशन के बगल पे ऐसे मतलब जाके बात करो उनके साथ और अपना टेंट लगा के रात भर रुक जाओ और फिर नेक्स्ट दिन सुबह-सुबह आप निकल सकते हो, या फिर जो भी गाँव पे जा रहे हो वहाँ पे टेंट लगा के रुक जाओ और रात को रुको और सुबह-सुबह निकल जाओ, क्योंकि आपको तो घूमना ही है। ऐसे रात को बस सोने के लिए 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या फिर 6 घंटा चलो सोने के लिए टाइम चाहिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। और मेरे साथ क्या सिचुएशन था, मैं जब अपना साइकिल लेके घूम रहा था और वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसा मैंने आरामबाग का ब्लॉग पे दिखाया, कुछ-कुछ पार्ट्स मैंने हमेशा ऐसे अवॉइड रखा कि कुछ चीज़ पर्सनल होना चाहिए। तो वहाँ पे एक भैया मिले थे आरामबाग पे, जो एक बाइकिंग क्लब चलाते हैं माइलस्टोन करके, और उनका बांग्लादेश पे बाइकिंग क्लब के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो उन्होंने मेरे को कुछ बांग्लादेश का बाइकर्स के थ्रू कनेक्ट करवा दिए थे और फिर उनका जो है मतलब कार्ड लेके गया था और फिर सारा कार्ड्स एंड सारा चीज़ लेने के साथ-साथ मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से वेलकम किया था। बांग्लादेश का एक राइडिंग ग्रुप है, केवी राइडर्स, तो उनके बहुत सारे राइडर्स अक्रॉस बांग्लादेश हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था उन्होंने। और फिर उसके साथ मेरा कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी है, जैसे मैं साउथ इंडिया में घूमने के लिए गया था, अपोलो चेन्नई, और फिर अलग-अलग जगह पे जो कोई भी मिलते हैं कि आप बांग्लादेश से हो, चलो आपसे मिल लेंगे यार बांग्लादेश पे आके। ऐसे 2-3 लोग मिल गए थे जिनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ था। और फिर एक भैया हैं, उ उनका मामा का घर है, तो वो उ उनका मामा मतलब मेरा भी मामा हो गया, तो उनके घर पे भी जाके कुछ दिन रुका। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनते-बनते मैंने ऐसे बांग्लादेश पे जाके रुक गया था। सो ऐसा आप रुकने का कर सकते हो। और दूसरी बात, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, एज़ ए व्लॉगर आप व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हो या फिर कोई वीडियोज़ बनाने के लिए जा रहे हो, तो ऐसा कोई दामी जो सामान है ना, ज़्यादा जो दामी मतलब, सॉरी बंगाली वर्ड आ गया, ज़्यादा कॉस्टली सामान लेके ट्रैवल मत करो। मतलब बहुत कोई बोलता है कि आपको बहुत कुछ चाहिए, हाई-फाई व्लॉग्स बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको खाली एक ही चीज़ ज़रूरत होगा, वो है आपका गोप्रो। और गोप्रो का 5, 6, 7 अच्छा खासा बैटरी लेके जाओ, जो आपको पूरा एकदम लंबा बैटरी लाइफ देगा, और गोप्रो को यूज़ करके आप अपना पूरा व्लॉग आराम से खींच सकते हो। एक गोप्रो लेके जाओ और उसके साथ कोई सब्सिडियरी एक कैमरा लेके जाओ। जैसे मैंने एक पॉकेट 2 लेके गया था, क्योंकि पॉकेट 2 एक छोटा-सा कैमरा है, उसको पॉकेट में डाल के आप कहीं पे भी वीडियोज़ बना सकते हो। और गोप्रो मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं नहीं करना चाहिए, बट अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप वीडियो फुटेज के चक्कर में अपना पूरा टूर तो कैंसल नहीं कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा स्पेयर कैमरा लेके जाओ और उसके साथ 2 फ़ोन्स कैरी करना। तो 2 फ़ोन्स क्यों? एक फ़ोन पे आप नॉर्मली अपना सोशल मीडिया का वर्क कर सकते हो, जैसे फ़ेसबुक पे पोस्ट करना हो, इंस्टाग्राम में पोस्ट करना हो, फ़ेसबुक पे वीडियोज़ अपलोड करना हो, लाइव बनाना हो, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। और उसके साथ इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो एक फ़ोन के साथ, गूगल मैप। और नॉर्मल जो फ़ोन कॉल्स है, उसको एक सेपरेट फ़ोन में कर देना, अगर आप प्रोफ़ेशनली अपना वीडियोज़ को शूट कर रहे हो, जो मैंने किया था। क्योंकि काफ़ी-काफ़ी बार ऐसा होता है, आप फ़ेसबुक लाइव बना रहे हो, कुछ वीडियोज़ बना रहे हो, तो आपका जो पर्सनल नंबर है, उसपे काफ़ी बार फ़ोन आ जाता है, तो उसके चक्कर में आपको फिर वो सारा चीज़ बंद करना पड़ता है। तो आप जिस पे अपना काम करोगे, उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस रखना, और उस वाले डिवाइस पे खाली आपका वीडियोज़ का काम होगा, सोशल मीडिया का काम होगा, एडिटिंग का काम होगा, और उसका व्हाट्सएप एक अलग नंबर होगा। तो एक कंप्लीटली अलग आप सेपरेट डिवाइस रखो, जिस पे आपका जितना सारा काम होगा, और पर्सनल जितना सारा काम है, फ़ोन करना, बात करना, व्हाट्सएप करना, और दोस्तों के साथ हाय हेलो करना, फैमिली के साथ बात करना, दैट शुड बी ए डिफरेंट डिवाइस। तो ये दोनों चीज़ हो गया। बांग्लादेश का सिम, बांग्लादेश का सिम आप कैसे ले सकते हो? तो जैसे ही आप इंडिया से लेकर के बांग्लादेश जाओगे थ्रू बोनगा, तो इधर की तरफ आता है पेट्रापोल और उधर की तरफ आता है बेनापोल। तो बेनापोल जैसे ही क्रॉस करोगे, आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे, जो आपको सिम बेचेंगे, बट आपको वहाँ पे भी थोड़ा-सा घूमना है, क्योंकि काफ़ी-काफ़ी लोग आपको स्कैम करने का कोशिश करेंगे। ₹500 माँग रहे थे सिम का, और ऊपर से रिचार्ज का 300, लगभग मेरा 800 उधर ही चला जाता। बट वहाँ पे क्या है, बांग्लादेश पे थोड़ा-सा सिस्टम अलग है। जैसे हमारे इंडिया पे अगर 666 या फिर 839 ऐसे कुछ पैक्स है, तो जहाँ पे आपको 84 डेज़ के लिए डेली 1.5 जीबी डेटा, 2 जीबी डेटा, ऐसा कुछ डेटा मिल जाएगा। बट बांग्लादेश पे जाके ऐसा डेली वाला सिस्टम का कोई काम नहीं है। वहाँ पे आपको फिक्स डेटा मिलता है कि इतना डेटा आपको मिल मिल जाएगा। अब इतना डेटा में अपना काम चला लो। और वहाँ पे अलग-अलग कंपनीज़ का सिम है, जैसे रोबी है, फिर ग्रामीणफ़ोन है, स्कीडो है। तो आप के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, उसका सिम ले लेना। और ग्रामीणफ़ोन का सिम थोड़ा-सा
बेटर है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा-सा बांग्लादेश पे ग्रामीण फ़ोन का अच्छा पकड़ता है। दूसरा सिम लेने से पहले आप थोड़ा-सा सोच सकते हो। सो वहाँ पे आप मतलब लोकल कोई दुकान से सिम ना ही परचेज़ करो तो बेटर है क्योंकि आपको वहाँ पे किसी और का आईडी से सिम मिलेगा नहीं और बांग्लादेश पे जो बाहर में हमारे इधर कैनोपी लगा के सिम बेचते हैं, वहाँ पे भी ऐसे बेचा जाता है। बट वहाँ पे सिम लेने के लिए आपको एनआईडी चाहिए, नेशनल आईडी कार्ड जो बांग्लादेश का आईडी कार्ड होता है, तो वो तो आपके पास होगा नहीं। अगर सामने वाला बंदा किसी और का आईडी कार्ड मैनेज करके दे रहा है, तो वो सिम आई थिंक अवॉइड ही आप करना। आपके लिए बेटर ये होगा कि कस्टमर केयर सेंटर जाओ, कोई भी वहाँ पे आप जहाँ पे हो अपना लोकेशन डाल देना और उसके साथ-साथ गूगल पे सर्च करना कस्टमर केयर सेंटर कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो और पासपोर्ट देने के बाद आप अपना सिम ले सकते हो। थोड़ा-सा महँगा होता है बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को सिम लेने के लिए, तो ये आप काम ज़रूर करना अगर आपको सिम लेना हो तो। और उसके साथ लास्ट जो मेरा टिप रहेगा, बांग्लादेश में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो साइकिल से तो 2-3 वेबसाइट है जैसे काउचसर्फिंग, वार्म शावर तो ये सारा चीज़ को तो आप कनेक्ट करो ही करो और उसके साथ फेसबुक पे आप अपना जर्नी को पोस्ट करो। बांग्लादेश पीपल आर वेरी वेल एक्टिव ऑन फेसबुक और वहाँ पे फेसबुक पे अलग-अलग ग्रुप्स है, ट्रैवलिंग ग्रुप्स हैं, साइक्लिंग ग्रुप्स है, तो उधर जाके आप अपना जर्नी के बारे में फ़ोटोज़ पोस्ट करो एंड वीडियोज़ पोस्ट करो। मैं यहाँ से हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, डे 1, डे 2 जैसे ब्लॉग लिखते हैं, तो ऐसे पूरा फेसबुक पोस्ट पे जितना आपको लिखने का ऑप्शन होता है, उतना आप पूरा ब्लॉग लिख डालो कि यहाँ से ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, इनके साथ मिला 10, 15, 20, 30 फ़ोटोज़ के साथ और जैसे ही कोई ग्रुप पे आपका पोस्ट सीन हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएँगे, बहुत लोगों का आपको इन्विटेशन मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे रहना-खाना मैटर नहीं करता है। अगर आपके साथ कोई लोकल बंदे का फ्रेंडशिप हो गया या फिर कोई लोकल बंदे के साथ आप घूम रहे हो साइकिल से, तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ के बारे में पता चलेगा, ऐसा चीज़ दिखेगा। शायद हर एक जगह पे ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होगा बट ऐसा कुछ चीज़ दिखेगा, जहाँ पे आप बहुत ईज़िली मतलब अलग एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। एज़ अ आउटसाइडर आप उतना सही तरीके का एक्सपीरियंस शायद नहीं ले सकते हो। तो ये कुछ टिप्स मैंने अपना ट्रैवल जर्नी के दौरान एक्सपीरियंस किया था। टिप्स जो मेरे को लगा कि शेयर कर देना चाहिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे दिमाग से निकल गया था बट जैसे वीडियो एंड करने वाला था वो मेरा दिमाग पे वापस आ गया। ऐसे-ऐसे मतलब भूल जाता हूँ। मेरा जितना सारा व्लॉग्स होता है पूरा अनस्क्रिप्टेड रहता है, जो भी अंदर होता है मैं भूल देता हूँ। तो लास्ट वाला जो व्लॉग है मतलब सॉरी लास्ट वाला व्लॉग नहीं, लास्ट वाला टिप्स। लास्ट वाला जो टिप्स है वो है कि लास्ट हाँ, लास्ट वाला जो टिप्स है जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करने जाओगे इंडिया से बांग्लादेश का, इमिग्रेशन पार्ट लास्ट में ऐड कर दिया। तो इमिग्रेशन जैसे आप क्लियर करने के लिए जाओगे तो इंडिया से बांग्लादेश से आप जैसे ही क्लियर करोगे, आपको सुबह-सुबह जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे दिन बढ़ेगा तो आपको इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप अगर बोनगा होके जा रहे हो तो बोनगा एक बहुत ज़्यादा रशी वाला लैंड पोर्ट है जहाँ पे बहुत लोग आना-जाना करते रहते हैं। सो जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा। सुबह-सुबह आप ट्राई करो 6:30 से 7 बजे तक पूरा आराम से बोनगा से लेकर के पेट्रापोल पहुँच जाओ। पेट्रापोल पे आपका इमिग्रेशन क्लियर करो और जल्दी-जल्दी निकल जाओ। पूरा प्रोसेस में 1 डेढ़ घंटा से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो और थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और इमिग्रेशन पे जब आप जाते हो तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि काफ़ी वीडियोज़ पे मैंने देखा है कि इंडियंस को ये बोल के भगा दिया, वो बोल के भगा दिया, ज़मीन का पेपर माँगते हैं, ये माँगते हैं, वो माँगते हैं, फलाना-ढिकाना पेरेंट्स का वो माँगते हैं, ये वो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप खुद ट्रैवल करोगे, भाई ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन पार्ट इज़ वेरी ईज़ी अगर आपका सही तरीके का डॉक्यूमेंट्स हो, आपको बहुत ईज़िली ट्रांज़िट करने के लिए दे सकते हैं इंडिया की तरफ से। हालाँकि बांग्लादेश से इंडियन इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस होता है, वो नहीं पता। अगर कोई बांग्लादेशी अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ही बता सकते हैं। बट फॉर द इंडियन पीपल इट्स वेरी ईज़ी इमिग्रेशन का बस आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब सही डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे आप इंडियन इमिग्रेशन को क्रॉस करके बांग्लादेश इमिग्रेशन पे जाओगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें माँगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। वो क्या है? सबसे पहले आपको तो इंडियन पासपोर्ट चाहिए और उसके साथ-साथ वैलिड वीज़ा चाहिए। वैलिड वीज़ा जैसे ही हो गया पासपोर्ट एंड वीज़ा का कैसे करना है मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग पे अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और फिर वीज़ा लेने के बाद आपको और एक चीज़ चाहिए जैसे आप इंडियन इमिग्रेशन पे जाओगे तो आपको बोलेंगे एक फॉर्म भरने के लिए और उस फॉर्म में क्या होता है, देखो सिचुएशन क्या है, किसके वजह से ये रूल बनाया गया है, वो पहले समझ लेना ज़रूरी है, वो फॉर्म से पहले। हमारे वेस्ट बंगाल पे ऐसा काफ़ी बार माना गया है, पकड़ा गया है और ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। कहीं न कहीं न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ आया है। बांग्लादेश से काफ़ी लोग इंडिया आज जाते हैं, वो चोरी के रास्ते से और फिर इंडिया पे आके उनका आधार कार्ड पूरा नाम चेंज करके वोटर कार्ड बना लेते हैं, रेशन कार्ड बना लेते हैं। यहाँ पे ज़मीन खरीद के घर भी कर लेते हैं।
तो ऐसे इमिग्रेशन मतलब जो इल्लीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए ये सारा चीज़ बनाया गया और फिर इंडिया से मतलब वापस जाते हैं बांग्लादेश अपने लोगों से मिलने के लिए। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है रोकने के लिए कुछ-कुछ नियम बनाया है। तो वो नियम जो है मैं बता देता हूँ। तो ऐसे बहुत बार होता है मतलब फ्रॉड केस हो चुका है, तो उस चीज़ को मेनली रोकने के लिए ये जो है मेन सिस्टम बनाया गया है। तो उसपे क्या चाहिए होगा आपको, आपके पेरेंट्स का, पापा का हो, मम्मी का हो, घरवाले का हो, किसी का भी हो, 2000 साल से पहले मतलब 2000 ईयर्स ये जो 2000 आया था 2000 ईयर से पहले, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेगा या फिर लेके आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिसर को, जो कि आपको प्रूव करे कि आप एक इंडियन हो, मतलब आप इंडिया का सिटीज़न हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहा, तो फिर आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए नहीं देंगे और फिर आप बोलेंगे कि आप वापस आओ और वापस आके ये जब डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, तो फिर आप इमिग्रेशन क्लियर करो। काफ़ी-काफ़ी बार काफ़ी वीडियोज़ पे ऐसा भी बोला गया है कि मैं वापस गया और वापस आने के बाद फिर इमिग्रेशन क्लियर किया। काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा है। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको 2000 मतलब टू थ ये 2000 जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2000 साल से पहले 2000 साल से पहले ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप शो कर सकते हो, जिस पे आप इंडियन हो, इसका प्रूफ है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आपके घर का कुछ ज़मीन का पेपर ला सकते हो। अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ 2000 से पहले है, तो 2000 से पहले का कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आपका पापा का वोटर कार्ड जो 2000 साल से पहले बना हुआ है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अपना मम्मी का वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट आधार कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि आधार कार्ड 2000 साल के बाद आया था। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे केस में मेरा जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है, उसको मैंने पीडीएफ मतलब फ़ोन पे दिखा देने से भी हो जाएगा, तो मैंने बस पीडीएफ फ़ोन पे दिखा दिया और फिर फ़ोन पे दिखा देने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ भाई, मैं इंडियन हूँ और मेरा 2000 साल से पहले इंडिया से रूट्स कनेक्टेड है। तो फिर वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा इमिग्रेशन हो गया और कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो चीज़ मैंने बताया, ये कुछ चीज़ को आप ज़रूर कैरी करना और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ोन पे आप कैरी करना और उसके साथ-साथ साथ में कुछ ऐसा सामान मतलब कॉस्टली सामान मत लेके जाना, बस यही है। जितना कम चीज़ पे हो सकता है, कम गैजेट पे हो सकता है, तो उतना कम गैजेट कैरी करना और फिर अपना ब्लॉग को पूरा आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है, वैल्यूएबल कंटेंट लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज़रूरत होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सारा चीज़ मतलब मैं बता दूँगा क्लियरली जो भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था। तो वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं।